उस सभ्यता को तबाह कर दिया गया इसी वहाबी सुन्नी सुप्रीमेसी और एक्सक्लूसिविटी ने, क्योंकि वो शिया है, वो कम मुसलमान है। और आईएसआईएस बाद में आईएसआईएस घुस गई। जैसे आईएसआईएस वहां पे घुस गई, वहां पे जो जो माइनॉरिटीज थी उनको भी यही ऑल्टरनेटिव दिया गया, यही अल्टीमेटम दिया गया, या तो मिल जाओ, नहीं तो मर जाओ, नहीं तो यहां से दफा हो जाओ। और वो आपको जो तबाही का आलम सीरिया में देखा, मैंने यहां पे कई बुद्धिजीवियों को, रिटायर्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को, अपने आप को बड़े वो शातिर दिमाग बोलने वालों को, एक सेमिनार था, जैसे आईएसआईएस का शुरुआत हुई थी ना, दिल्ली के अंदर एक सेमिनार हुआ, बहुत बड़े लोग बैठे थे वहां पे, नाम नहीं लूंगा, और वो लोग आईएसआईएस की बात ऐसे चर्चा कर रहे थे जैसे तो कोई पृथ्वी के ऊपर पहली बार, उन दिनों वो जो चर्चा होती याद होगा आपको, जहादी जॉन जो सिर पकड़ के गला काट दिया, जहादी जॉन का जब जिक्र हो रहा था बड़ा, ना, तो उस दहशत किले पे सेमिनार हो रहा था। और वहां पे मैंने उनको एक चीज, हाफिज असद, वहां पे मैंने उनको बोला, सर आप तो इतने बड़े ज्ञानी है, रिटायर्ड हैं, वेटरन्स है, आपको क्यों ये बड़ी हैरानगी हो रही है? हमारे हिंदुस्तान ने तो करीब 1990 में कश्मीर में देखा, आपको ये क्यों लग रहा है? तो वहां पे कुछ ऐसे, मैं कह रहा हूं, हेड्स, वो ऑफिसर्स थे, उन्होंने ये मानने से इनकार किया कि कश्मीर में ऐसा हुआ। सर, ये जो सेमिनार हुआ था उससे 3 दिन पहले पल्मीरा, आपने सीरिया में पल्मीरा एक जगह है, बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है, वहां का जो कंजर्वेटिव था हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स को प्रिजर्व करने का, खालिद अल असद उसका नाम था, खालिद अल असद। इस सेमिनार से 2-4 दिन पहले खालिद अल असद को जैसे आईएसआईएस वाले उधर घुस गए, उन्होंने उसको पकड़ लिया, बोलते तूने जो यहां पे जो हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स को प्रिजर्व करके रखा, चुपता क्या था? क्योंकि आर्ट कल्चर, जैसे वो अपना बुद्धा वहां पे अफगानिस्तान में बर्बाद करके रख दिया था ना, तालिबान ने गोले लगाए थे उसके ऊपर, वैसे ही उन्होंने उससे वो उसकी तिजारत करने के लिए नहीं मांग रहे थे, उस पल्मीरा की जो विरासत है हजारों सालों की, उसको तबाह करने के लिए, क्योंकि ये जो वहाबी जो है ये समझते हैं कि इस्लाम के खिलाफ है। तो उसने नहीं उनको और बताया कि उसने कहां छुपा के रखा। खालिद अल असद को गला काट दिया गया, उसका जो शरीर है कई दिनों तक वहां पे पल्मीरा में लटका रहा बिजली के खंबे के ऊपर। मैंने उनको याद दिलाया, अभी आपको ये 3 दिन पहले आपने सुना, मेरे कश्मीर के अंदर पंडित सर्वानंद प्रेमी का कत्ल, इससे कुछ कम दर्दनाक नहीं था। वो सर्वानंद प्रेमी जिस वक्त जहादियों के उनके घर पे हमला किया, उस वक्त तो कुरान शरीफ का ट्रांसलेशन कर रहे थे, ठीक है? वो जहादियों ने देखा, एक जहादी जब उनके घर में लूटपाट हो रही थी, तो एक जहादी कोई किताब लेके आया और अपने गिरोह के जो सरगना जहादी था उसको आके बोला, जनाब यहां पे ये मिला है। वो सरगना कहता है, और माशाअल्लाह ये तो कुरान शरीफ है। इसके बावजूद सर्वानंद प्रेमी का जिस बर्बरता के साथ कत्ल हुआ, और उससे ज्यादा उनके कत्ल की बर्बरता से ज्यादा तो ये बर्बरता की, उनके सामने उनके जवान बेटे का पहले कत्ल किया। ये कश्मीर में हमने तब देखा। और आईएसआईएस की बर्बाद, उनको मैंने आईएसआईएस, ये जो अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर वेटरन थे, उनको याद दिलाया, तो उन्होंने किसी तरीके से मुझे चुप करने की बात कही। तो आरिफ मोहम्मद खान साहब उस सेमिनार में थे, नाम लूंगा क्योंकि वो आरिफ साहब हमेशा जब भी देखो सेमिनार के अंदर कुरान शरीफ हाथ में लेके होते हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, बताते रहते हैं कि भैया जिहाद का ये मतलब नहीं है, थक गए वो। उन्होंने कुर्सी छोड़ी इसी वहाबी सुन्नी मानसिकता के पीछे, राजीव गांधी की सरकार के अंदर जब वो शाहबानो केस का जो डिसीजन आया था, उन्होंने सरकार छोड़ दी क्योंकि वो शाहबानों के हक के लिए खड़े हो गए और इस्लामिस्टों ने उनका जीना हराम कर दिया था। तो वो जनाब थे वहां पे, तो उन्होंने वहां पर डिक्लेयर कर दिया वहां पे, मुझे इसलिए उनका जिक्र कर रहा हूं कि भाई सबको एड्रेस किया, हमें कश्मीर के ऊपर एक खास इसी प्रकार का सेमिनार करना चाहिए। और मुझे बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये मिला, मैंने कोई और भी कुछ बोला आईएसआईएस के बारे में और कश्मीर जहाद के साथ रिलेट करते हुए, तो गिल साहब थे वहां पे, जो पंजाब के डायरेक्टर जनरल पुलिस थे, जिन्होंने आतंकवाद वहां पे खत्म किया था, वो वहां पे थे।
तो मुझे बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये मिला जब सेमिनार खत्म हुआ, वो थोड़े तंदुरुस्त नहीं थे ज्यादा, तो उनको कोई हेल्प करना, कोई सपोर्ट करता था चलने के लिए। तो जनाब जब वो चलने बाहर जाने के लिए खड़े आ रहे थे, तो मैं भी खड़ा था, तो मेरे कंधे पे हाथ रख के बोले, यंग मैन व्हाट्स योर नेम, आई वांट टू हियर इट अगेन। तो मुझे लगा कि मुझे किसी ने यहाँ पे जो रेजिडेंस, जो समझ इस आदमी को समझ है, खासकर ये जो अपने आरिफ मोहम्मद खान साहब को तुम पता ही है, अक्सर बोलते रहते हैं कश्मीर जहाद के खिलाफ, बोलते रहते हैं कश्मीरी हिंदुओं के बारे में कई बार बोलते हैं। तो ये हालत थी, और वो टूल किट का इंप्लीमेंटेशन कश्मीर के अंदर उस 1990 19 जनवरी की रात को इंप्लीमेंट किया गया। मकसद क्या था? मकसद ये था कि किसी तरह के तरीके से जगमोहन को यहां से निकाल दिया जाए, क्योंकि उनका जो अभी तक की जो हासिल, उससे पहले इसी मुख्यमंत्री ने कोई 3 दर्जन को 4 दर्जन खूंखार जहादियों को रिलीज किया था उसने। और वो कैसे कैसे, आप डिटेल में कभी बात करेंगे, कैसे कैसे उनमें से कई लोग पार चले गए, वापस आ गए, उन्होंने क्या दहशत फैलाई कश्मीर के। तो जगमोहन से नफरत इसलिए नहीं थी कि जगमोहन नाम से नफरत है, जगमोहन से इसलिए नफरत थी, उनको सबको पता लग गया कश्मीर जहाद जो है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर वीपी सिंह सरकार, वीपी सिंह उस वक्त इसी टूल किट के अंतर्गत, इसी भारत विरोधी शक्तियों के दबाव के अंतर्गत, जो उन्होंने उस वक्त, वो हिस्टोरिकली बहुत बड़ा, उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की, ब्लंडर किया, उन्होंने जगमोहन को वहां से विड्रॉ किया, और तब से आज तक देख रहे हैं कि कश्मीर जहाद की हालत क्या है। 6 महीने अगर जगमोहन को और रहने देते तो मैं समझता हूं कश्मीर जहाद की कमर तोड़ दी होती उन्होंने। मैं कश्मीरी हिंदू आज शरणार्थी जो पूरे भारत, पूरे विश्व में नहीं होते, हम लोग वहां पे होते, और जिन जहादियों ने हमारा जेनोसाइड वहां किया, उनको एक एक को फांसी के फंदे नहीं तो एनकाउंटर में मारे गए होते। और नैरेटिव क्या चलाया गया, देखिए, जगमोहन को वहां से निकाल दिया, ये उनकी पहली सक्सेस। और उसके अंदर कांग्रेस, आपने जो आज आपके जो टॉपिक में के ऊपर है सारे, मैं कांग्रेस को भी हिंदी में तो के से ही शुरू होगा ना, तो आपने क्या, आपके पता नहीं आपने जान के किया कैसे किया, लेकिन सारे के ऊपर चल रहे हैं। तो मैं समझता हूं के की शुरुआत इस प्लॉट के अंदर राजीव गांधी ने जो हालत खराब कर दी थी जगमोहन की, सर क्या बताऊं, एक ऑल पार्टी डेलीगेशन गया था इन्हीं हालात में, कश्मीर गया, जहां पे जिस होटल में ठहरे हुए थे, डील डल के किनारे पे होटल है, वहां पे सरकारी होटल है, एयर इंडिया का होटल हुआ करता था, वहां पे रुके हुए थे। बाहर झील डल के अंदर इस होटल के अंदर ये पूरा ऑल पार्टी डेलीगेशन था। देवीलाल जी उस वक्त हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, राहुल गांधी राजीव गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन करके उस शामिल थे। बाहर झील डल के अंदर हिजबुल मुजाहिदीन की नेवी, कश्मीर जहाद कहां तक पहुंचा था, हिजबुल मुजाहिदीन ने अपने जहादियों को एक नेवी बना दी थी, वो बोट्स के अंदर बाहर नारे लगा रहे थे इस होटल के बाहर। अंदर ये सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं ये हो क्या रहा है। उसके बावजूद राजीव गांधी टिप्पणी करते हैं जगमोहन के ऊपर कि आपने इस इमरजेंसी सिचुएशन में, वॉर सिचुएशन में, आपने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया, आपने देवीलाल को वो कुर्सी पे नहीं बिठाया जहां पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को बैठना चाहिए। ये हालत उन्होंने की उस वक्त में, हम कभी नहीं भूलेंगे सर, हम नहीं भूलेंगे। जगमोहन उस दिन गए, हमारे कश्मीरी हिंदू ने जो प्लेटफॉर्म मिला, दिल में, घर में, कहीं पे भी हमें लगा कि हमारा एक पर्सनल लॉस कश्मीरी हिंदुओं के लिए, जगमोहन का इस अपनी इटर्नल जर्नी के लिए चले, जो मोक्ष की तरफ निकल गए, वो हम लोगों के लिए एक पर्सनल लॉस जगमोहन है। लेकिन हम उनको याद करेंगे जब हम पन्नू कश्मीर में वापस जाएंगे, तो कश्मीर में हम वहां पे एक म्यूजियम बनाएंगे कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड का। उसके अंदर जगमोहन जो हमारा सेवियर, भारतीयता का सेवियर, भारत राष्ट्र का सेवियर, उसका नाम सबसे ऊपर रहेगा जगमोहन का। लेकिन ये जो टूल किट में जो आपने जिनका जिक्र किया, ये जो राष्ट्र विरोधी राजनीतिक है, जो वल्चर है, मैं इनको गिद्ध बोलता हूं, ये गिद्ध है, गिद्ध जो राष्ट्र को नोच रहे हैं, और नोच रहे हैं कंटेम्परेरी सेंस में 1990 से। तो जगमोहन को ये इन्होंने किसी तरीके से इन्होंने वहां से निकलवा दिया। और आप मानिए उस वक्त ललित भाई एक नैरेटिव में
बाद तक चला, मतलब वो अभी भी चलता है। जो कश्मीर का खासतौर से वो जो जिहादी एलिमेंट है वो ये बार बार कहता है, बल्कि जगमोहन साहब के एक सेमिनार में मैं खुद उनके मुश्किल से 2-3 लोगों को छोड़ के बैठा था, उनकी किताब का लेटेस्ट एडिशन आया था फ्रोजन टर्बुलेंस, उसमें वो बार बार ये कह रहे थे कि किस तरीके से अखबारों में ये छपाया गया कि जगमोहन की वजह से पंडित निकाले गए, जगमोहन ने पंडितों को यहां से, ये नैरेटिव कब तक चला ये मुझे याद है। प्लीज प्लीज, ये मैं इसी पे आ रहा हूं कि टूल किट मकसद क्या था। एक तो जगमोहन को उससे यहां से निकालना, अब जगमोहन तो निकल गया, कश्मीरी हिंदुओं का पलायन उनके आने से पहले शुरू हो गया था और उनके बाद चलता रहा। वंदहामा का कत्लेआम जगमोहन के सामने नहीं हुआ, संग्रामपुरा का कत्लेआम जगमोहन के सामने नहीं हुआ। तो दिल्ली के अंदर जो इनके जो अपोलोजिस्ट पत्रकार, ये सारे पॉलिटिशियन जो सारे मिलके इन्होंने क्या किया, एक नैरेटिव चला। वो नैरेटिव कहां से चला? नैरेटिव वही कश्मीर से इजाद हुआ कि हमने कश्मीरी पंडितों को कुछ नहीं किया, ये जगमोहन आया था, ये इनको निकाल दिया इसने। और वो नैरेटिव जो कश्मीर के जो इस्लामिस्ट क्वार्टर्स से इजाद हुआ, वो दिल्ली में बैठे तत्कालीन वहां पे जो उस वक्त पत्रकार थे, उन्होंने अपना करियर बनाया सर। हिंदुस्तान की प्रभुत्व को, हिंदुस्तान की इंटीग्रिटी, हिंदुओं की जिंदगी के ऊपर अपना करियर बनाया कि जगमोहन की वजह से इनको निकलना पड़ा। मैं अभी जिक्र करूंगा सैयद नकवी, आपके वरिष्ठ पत्रकार, एक चैनल पे उनका कार्यक्रम आ रहा था, वो इंटरव्यू, उनके एक कार्यक्रम चलता था, उसका भी कार्यक्रम का जिक्र करूंगा। उसके जो टाइटल सॉन्ग होता था, कारवां आते गए हिंदुस्तान बसता गया, उसके बारे में बार बार बोलता हूं। कारवां के आने से पहले हिंदुस्तान क्या बंजर था? कारवां आता गया, हिंदुस्तान बसता गया, और तब हमारी यहाँ पे गंगा जमनी तहजीब का इजाद हो गया। 5000 साल से पुरानी सभ्यता को इन कारवाओं ने हमें बसाया गया। वो कारवां नहीं थे, बाबर कारवां बन के नहीं आया था, बाबर कारवां लेके नहीं आया था, ना ही तैमूर लेके आया था, ना ही अब्दाली और गजनवी लेके आए थे। ठीक है, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने दिलीप पदगांवकर, वरिष्ठ पत्रकार, मुंह पे हल्की सी मुस्कुराहट लेके बोलते हैं, भाई एक बात बताओ, छोटा सा बाई लाइन, जो ना वो आपकी जर्नलिस्टिक लाइन में बोलते हैं ना, बाई एक तरह ना हल्के से फुट नोट में, ये कश्मीरी पंडितों के हम बताइए भाई, बड़ी चर्चा हो रही है इनकी, क्या इनको जिहाद की, ये इस्लामी जिहाद का नाम नहीं लेंगे, इस्लामों का नाम नहीं लेंगे, ये जो सेपरेटिस्ट की वजह से इनको निकलना पड़ा या जगमोहन की वजह से? तो दिलीप पदगांवकर जी बोलते हैं, बहुत कंफर्म करता हूं क्योंकि किसी वो इस दुनिया में नहीं आज, लेकिन उनको मैंने जीवित, आपने शायद कहीं देखा होगा, किसी सेमिनार के अंदर मैंने उनको कन्फ्रंट किया, और उन दिनों में लिखता था, जब एडिटोरियल बोर्ड हेड करते थे, एडिटर थे टाइम्स ऑफ इंडिया के, मेरा वो लेटर टू एडिटर, वो 100-150 अक्षर वाला, ये शब्दों वाली, जो एक ही नैरेटिव था पूरे हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर के ऊपर, कश्मीर जहाद के ऊपर, पाकिस्तान का जो जहाद कश्मीर में चलता, मैं दावे के साथ कह सकता हूं एक ही ऑल्टरनेटिव मीडियम था, प्रिंट मीडिया में, तब तो टेलीविजन नहीं था दूरदर्शन के अलावा, वो ललित अंबारदार के वो 100 से 150 लेटर टू शब्दों की लेटर टू एडिटर, इससे ज्यादा लिखने नहीं देते थे, 800 शब्दों वाला आर्टिकल नहीं लेते थे, लेकिन इतना रहम था कि उन्होंने मुझे ये इजाजत थी, वो भी 15 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार, जबकि 15 दिन में 10 बार कश्मीरी पृथकतावादियों के समर्थन में एडिटोरियल छपते थे, आर्टिकल छपते, जहादियों के नाम से वो अपने आर्टिकल लिखते थे उनके संडे मैगजीन के अंदर। लेकिन ललित अंबारदार का 15 दिन के लिए मुझे बताया कि भैया एक बार छाप देंगे 15 दिन में, तो हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया की मेरे पे मेहरबानी थी, वो आता था। तो दिलीप पदगांवकर बोलते हैं, अगेन वही हल्की सी मुस्कुराहट, हाँ किसी हद तक पृथकतावादी जिम्मेवार थे और थोड़ा जगमोहन भी जिम्मेवार थे। ये था नैरेटिव सर, ये नैरेटिव था, और यही दिलीप पदगांवकर बाद में कश्मीर कमेटी का हेड बन गया। और आप उनकी जो रिपोर्ट पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि अगर रिपोर्ट वो उसको अगर लागू किया जाता, कश्मीर और श्रीनगर और दिल्ली के बीच में अगर खाई इतनी चौड़ी थी, वो इतनी चौड़ी होने वाली थी, क्योंकि वो भी अगेन एज पर द टूल किट। तो दिल्ली के अंदर वहां पे प्रेशर जो पड़ा, उसी टूल किट के अंतर्गत सर नैरेटिव ये चल पड़ा, क्योंकि कश्मीरी पंडितों को जगमोहन ने निकाला। मैंने एक बार किसी सेमिनार में जगमोहन से पूछा, मैंने कहा जनाब आपके बारे में ऐसा बोल रहा है, तो आप इसके बारे में कुछ बोलते क्यों नहीं? तो मैंने कहते कि मैंने तो इतना लिखा है, इतना बोला, किताब हाथ में लेके बताते हैं कि इतना लिखा है, तो क्या बोलो। तो हम लोग
उसने इनडायरेक्टली बोला हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको बोलना चाहिए। तो ये 30 साल से जो हमारी मुहिम है, किसी हद तक मैं समझता हूं कि आपके योगदान से, आप जैसे जो आपने तो बहुत बड़ा योगदान दिया, किसी तरीके से किसी हद तक हम लोग भारत के जन जन तक पहुंच चुके हैं। Namo Namah.